नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्लास में हम यूनेस्को के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी लेने के लिए जा रहे हैं। वैसे यूनेस्को अपने आप में एक बड़ा संगठन है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट से जितने प्रश्न आपसे आ सकते हैं उस पर हम सबसे पहले डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि आपका यूनेस्को से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, और स्पेशली वो भी यूपीएससी के पॉइंट से या फिर अदर सिविल सर्विसेज एग्जाम के पॉइंट से क्या प्रश्न बन सकते हैं। अब सबसे पहले जब हम यूनेस्को पढ़ रहे हैं तो यूनेस्को पढ़ते समय सबसे पहले हमें एक पृष्ठभूमि का होना बहुत जरूरी है कि यूनेस्को की स्थापना क्यों की गई, उसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। उसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूनेस्को जो है UNESCO, यूनेस्को, इसी को हम जब हिंदी में लिखेंगे तब इसको इस प्रकार से लिखेंगे यूनेस्को। सबसे पहले इसका जो पूरा नाम है आप देखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का यूनेस्को का जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। कई जगह इस पर परिषद भी लिखा हुआ है, लेकिन सांस्कृतिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन यहां पर होगा सांस्कृतिक संगठन। तो यहां पर सांस्कृतिक संगठन मैंने लिखा। अब जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हो, इसके नाम के पहले यूनाइटेड नेशन लिखा हुआ है। इसका अर्थ हुआ यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत संस्था है। तो यहां पर ध्यान रखें, ये मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जो है संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत संस्था है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत संस्था है। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखना, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन का अभिन्न अंग नहीं है। अंग तो 6 है जो मैंने आपको समझाए थे। ये संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत संस्था है। अब यहां पर ध्यान रखना होगा, इसी से आप इसकी पृष्ठभूमि को जान पाओगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की ये विशेषीकृत संस्था है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई थी, जैसे कि हम लोग जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही 1941 से 1941 से ही यूनाइटेड नेशन की स्थापना के प्रयास शुरू कर दिए गए थे, और ये प्रयास पूरे हुए 1945 के अंदर। और संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई वो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि के अंदर उसकी स्थापना हुई थी कि किस प्रकार से दुनिया में वैश्विक शांति और सुरक्षा को स्थापित किया जाए। इसलिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। अतः इसी चीज को ध्यान रखते हुए कि जब संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, तो इस क्रम में निश्चित रूप से एक संस्था ऐसी भी होनी चाहिए जो शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलुओं का ध्यान रख सके, क्योंकि दुनिया में जो शांति स्थापित की जा सकती है उस शांति स्थापना में शिक्षा की भूमिका, सांस्कृतिक मूल्यों की भूमिका और वैज्ञानिक तकनीक की भूमिका अहम हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक संगठन स्टैब्लिश किया गया जिसको हम यूनेस्को कहते हैं। तो यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से होगा। इसकी स्थापना की प्रक्रिया जो है, 2 डेट आती है, ध्यान रखना। इसकी स्थापना की प्रक्रिया 16 नवंबर 1945 से शुरू होती है। 16 नवंबर 1945 के लंदन सम्मेलन के आधार पर इसकी स्थापना की प्रक्रिया शुरू होती है, जो 4 नवंबर 1946 तक चलती है। 4 नवंबर 1946 तक चलती है। तो फाउंडेशन की जो एग्जैक्ट डेट आएगी वो आएगी 4 नवंबर 1946, 4 नवंबर 1946। अब एक क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इससे हटकर ध्यान रखना, यूनेस्को जो है उसका मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले प्रयासों को
प्रोत्साहित करना है, इसलिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया, ये किस संगठन का मंत्र है? ध्यान सुना, क्वेश्चन पूछा गया, ये किस संगठन का मंत्र है कि युद्ध मतलब वार, युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से शुरू होते हैं, युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से शुरू होते हैं, अतः उसे रोकने के प्रयास भी मनुष्य के मस्तिष्क से ही किए जाने चाहिए। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ये बेसिकली आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य मंत्र क्या है? संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत संस्था यूनेस्को का मुख्य मंत्र क्या है? तो उत्तर होगा युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से आरंभ होते हैं, युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से आरंभ होते हैं, अतः इसके रोकने के प्रयास भी मनुष्य के मस्तिष्क से ही होने चाहिए। ये किसका मंत्र है? तो होगा संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत संस्था यूनेस्को का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये काफी समय से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि यूनेस्को का मंत्र क्या है। यूनेस्को का मंत्र है कि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से शुरू होते हैं, अतः उसे रोकने के प्रयास भी मनुष्य के मस्तिष्क से ही होने चाहिए। और ध्यान रखना, दुनिया में शांति और सुरक्षा को स्थापित करने में शिक्षा निश्चित रूप से अहम भूमिका अदा कर सकती है। साथ ही साथ शिक्षा के साथ साथ वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मूल्य जो है वो भी कहीं ना कहीं अहम रोल अदा करते हैं। इसलिए इस संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की विशेषीकृत संस्था है, इसके साथ है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो ये मैंने सबसे पहले बताया। और पृष्ठभूमि क्या थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई कि इसका उद्देश्य दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, तब यह महसूस किया गया कि कोई ऐसी भी संस्था होनी चाहिए जो दुनिया में शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दे सके। उसी को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को की स्थापना हुई। किस सम्मेलन के आधार पर? लंदन सम्मेलन 16 नवंबर 1945 के आधार पर। और कब हुई? 4 नवंबर 1946। ये बिंदु आपको स्पेशली जो है आपको यूनेस्को के अंदर ध्यान में रखने हैं। अब उसके बाद हम चले, आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो बेसिकली पेरिस के अंदर है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर है। और ध्यान रखना, अभी 2 साल पहले भारतीय प्रधानमंत्री जब फ्रांस की यात्रा पर गए थे, तो फ्रांस की यात्रा के साथ साथ वो यूनेस्को के मुख्यालय में भी गए। आपसे मैं कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर चाहूंगा कि जिस समय वो गए और वहां पर एक सम्मेलन में वो शामिल हुए, उस समय यूनेस्को अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा था? ये आपका प्रश्न एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से मुझे बताना। ध्यान रखना, पेरिस में जब वो गए थे भारतीय प्रधानमंत्री, तो वो फ्रांस की यात्रा पर तो थे, साथ ही साथ यूनेस्को की एक वर्षगांठ में भी शामिल हुए थे। वो यूनेस्को की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ थी और कब गए, इसका आप कमेंट करके जवाब देंगे। उसके बाद में बताऊं कि आपसे पूछे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग से अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। जिस समय इस संगठन की स्थापना हुई उस समय यूनेस्को के कुल सदस्यों की संख्या 37 थी। यूनेस्को के कुल सदस्यों की संख्या 37 थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 195 है, 195 प्लस 2 पर्यवेक्षक देश हैं, जिसमें से वेटिकन सिटी और एक 2011 में शामिल हुआ है जिसका नाम है फिलिस्तीन। जैसे मैंने वेटिकन सिटी बोला है, आप पता करें कि वेटिकन सिटी है या कोई और देश है। वैसे मैंने 2 बोल दिए हैं आपके सामने नाम, एक तो वेटिकन सिटी और एक फिलिस्तीन, और 11 इसके सहयोगीकृत राष्ट्र हैं। तो 195 प्लस 2 प्लस 11। आपसे पूछे कि यूनेस्को के मेंबर कितने हैं, तो यूनेस्को के मेंबर कितने होंगे? 195। लेकिन यहां पर एक बिंदु ध्यान रखने का है, वो क्या है
कि वर्ष 2017 के अंदर, वर्ष 2017 में किस देश ने इसकी सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? तो उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2017 में यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ने की घोषणा की। कब? वर्ष 2017 में। और उसके तुरंत बाद में इजराइल ने भी इसको छोड़ दिया। तो यहां पर होगा इजराइल और यूएसए ने इसकी सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी है। इस आधार पर इसकी संख्या जो 195 लिखी है मैंने, -2 = 193 हो जाएगा। और ये बवाल जो उठा है, ये जो विवाद उठा है, वो किसी कारण यहाँ +2 में एक देश है फिलिस्तीन। और आप लोग ध्यान रखना, मैंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में फिलिस्तीन नहीं समझाया है। मैं बहुत शानदार तरीके से इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे को समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे ही फिलिस्तीन को यूनेस्को के अंदर मेंबरशिप दी गई, इसका इजराइल ने जबरदस्त विरोध किया। और जैसा कि ये जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं कि इजराइल अमेरिका का सामरिक सहयोगी है, स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है। इसलिए जैसे ही ये घोषणा हुई, उसके काफी समय तक विवाद रहा और वर्ष 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अब अमेरिका को यूनेस्को से अलग कर लिया है और उसके बाद इजराइल ने भी अलग लिया है। इसलिए वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 195 - 2 = 193। ये इसमें आप लोग इसको ध्यान में रखोगे। अब उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक आपसे पूछे कि यूनेस्को के प्राथमिक क्षेत्र कौन से हैं? द प्राइमरी एरिया ऑफ यूनेस्को। तो ध्यान रखना, यूनेस्को के 2 प्राथमिक क्षेत्र हैं। एक है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी। लैंगिक समानता मतलब पुरुष और महिला में जैविक आधार पर तो कई असमानताएं हो सकती हैं, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों पर जो उनके मध्य भेद किया जाता है, उन भेद को समाप्त किया जाना चाहिए और लैंगिक समानता की स्थापना कर महिला सशक्तिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। इसलिए यूनेस्को के प्राथमिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बिंदु है और वो है लैंगिक समानता। तो इस लैंगिक समानता और दूसरा अफ्रीका महाद्वीप इसलिए फोकस किया गया है क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो दुनिया में खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से, प्राकृतिक जंगलों के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे संपन्न महाद्वीप है, लेकिन वो अब भी दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। कारण क्या है कि दुनिया में सबसे संपन्न महाद्वीप अफ्रीका किस पॉइंट से? खनिज और प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, परंतु वह मानवीय संसाधनों के दृष्टिकोण से अब भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए वहां के मानवीय संसाधनों के विकास के लिए यहां पर यूनेस्को ने अपने प्राथमिक क्षेत्र में उसको शामिल किया है। तो पहला प्राथमिक क्षेत्र है लैंगिक समानता, जेंडर इक्विलिटी, और दूसरा जो है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। और ध्यान रखना, हम अफ्रीका महाद्वीप के साथ संबंधों के साथ अलग से क्वेश्चन भी करेंगे। आज अगर अंतरराष्ट्रीय शांति में कोई बड़ा अवरोधक हो सकता है तो ध्यान रखना अफ्रीका महाद्वीप में पनप रहा सिविल वॉर, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में सियरा लियोन, लाइबेरिया, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सुडान और दक्षिण सुडान, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, इनके अंदर सिविल वॉर चल रहे हैं। वो सिविल वॉर जो है वो अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए यहां पर यूनेस्को ने अपने प्राथमिक क्षेत्र में 2 को शामिल किया है। नंबर 1 लैंगिक समानता और दूसरा अफ्रीका महाद्वीप। तो ये बिंदु भी आप इसमें ध्यान रखोगे। उसके बाद में यूनेस्को के प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो आपका होगा लैंगिक समानता और अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन आपसे ये पूछे कि यूनेस्को के प्राथमिक समूह कौन से हैं, प्राइमरी ग्रुप्स कौन से हैं जिसको उसे फोकस करना है? तो प्राथमिक समूह में नाम आएगा स्थानीय लोग। कौन सा? नंबर 1 स्थानीय लोग। ये स्थानीय लोग का मतलब क्या हुआ? जैसे
जैसे मान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सेंटिनली जनजाति है जो विलुप्त हो रही है, और उसका विलुप्त होना मानवीय प्रजाति के लिए खतरा है, तो यूनेस्को उसको फोकस करने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ उस स्थानीय जाति का अगर कोई स्पेशल डांस है, स्पेशल कल्चरल कोई प्रोग्राम है, तो वो उसे अपने हेरिटेज में शामिल करता है ताकि वैश्विक मूल्यों को बचाया जा सके। जैसे राजस्थान के कालबेलिया डांस को, बंगाल झारखंड का छाऊ डांस जो है उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना होगा कि स्थानीय लोगों को प्राथमिक समूह में रखता है। ये स्थानीय लोग कहाँ के होंगे? ये किसी भी देश के हो सकते हैं, और किसी भी देश में स्थानीय लोग का मतलब पूरा भारत नहीं होगा। भारत में अंडमान निकोबार में सेंटिनली जनजाति मान लीजिए ऐसा। दूसरा, इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो ऑरेंज प्रोविंस है उसमें रहने वाली विशेष जनजाति। तो इस प्रकार की स्थानीय लोगों को भी ये फोकस करता है। दूसरा, इसके प्राथमिक समूह में शामिल है युवा मतलब यूथ वर्ग, क्योंकि यूथ वर्ग जो है वो दुनिया में शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बचाने में सबसे अहम रोल अदा कर सकता है। इसी प्रकार से एक आएगा छोटे द्वीपीय क्षेत्र, स्मॉल आइलैंड्स ग्रुप। तो यहां पर पहला जो मैंने बताया वो था स्थानीय लोग, दूसरा युवा, तीसरा छोटे द्वीपीय क्षेत्र। यहां पर अगर ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा है तो ये मैंने लिखा है छोटे द्वीपीय क्षेत्र, स्मॉल आइलैंड ग्रुप्स। जैसे मान लीजिए मैंने कहा था जब हमने फिपिक संगठन पढ़ा था तो वहां पर फिपिक में छोटे छोटे द्वीप शामिल है, जैसे टोंगा, तुवालू, वनुआतू, जिनकी जनसंख्या मात्र 1000, 1100, 10,000, बहुत कम जनसंख्या है। उनके सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ उनके जीवन को बचाना भी जरूरी है। तो यहां पर तीसरा जो है छोटे द्वीपीय क्षेत्र, ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद में विकासशील देश। विकासशील देश का मतलब क्या होगा? डेवलपिंग नेशन। और एक होगा अल्प विकसित देश। तो एक पॉइंट लिखा मैंने, विकासशील देश, डेवलपिंग नेशन, और एक होगा अल्प विकसित देश, लो डेवलप्ड नेशन। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखना। यूनेस्को के प्राथमिक क्षेत्र दो हैं, एक तो लैंगिक समानता और एक अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा हम कहें कि उसके प्राथमिक समूह कौन से हैं, प्राइमरी ग्रुप्स कौन से हैं, तो स्थानीय लोग, युवा, छोटे द्वीपीय क्षेत्र, विकासशील देश, डेवलपिंग नेशंस एंड लो डेवलप्ड नेशंस, अल्प विकसित देश, ये इसमें आएगा। तो दोस्तों ये आपका था यूनेस्को। अब इसके अलावा हम वापस से एक तो रिवीजन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट से और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना, हम लोग जो जानते हैं वो यूनेस्को केवल यहां तक सीमित रखते हैं कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में बहुत सारे स्थानों को शामिल करता है, केवल वहां पर। लेकिन ध्यान रखना, जिन स्थानों को, जिन क्षेत्रों को, जिन सांस्कृतिक विरासतों के शामिल करता है उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ही होता है मानवीय मूल्यों का संरक्षण करना, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक संबंधों को दिशा देने वाली किसी चीज को बचाना, ऐसी ऐतिहासिक विरासतों को बचाना जो दुनिया में शांति व्यवस्था और सांस्कृतिक मूल्यों को बचाने में नया पैगाम पेश करती हो। साथ ही साथ ऐसे प्राकृतिक स्थलों का भी ये संरक्षण करता है, जैसे काजीरंगा, जैसे कंचनजंगा, ये भारत के स्थल है जिनको विश्व विरासत कोष में शामिल किया गया है। वर्ष 2019 तक लगभग 1121 स्थल, इसमें 1121 जो है तीनों मिलाकर अभी तक शामिल किए जा चुके हैं। आपके साथ 3 क्या है, तो यहां पर मैं रिपीट करना चाहूंगा कि यूनेस्को जो है, उस यूनेस्को के अंदर, यूनेस्को जो विश्व धरोहर में जिन चीजों को शामिल करता है उसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो विश्व धरोहर की श्रेणी में जिन धरोहरों को वो विश्व विरासत सूची में शामिल करता है, उन धरोहर को हम
तीन श्रेणियों में या तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो तीन कैटेगरी कौन कौन सी होगी? एक तो सांस्कृतिक, पहला होगा कल्चरल, ऐसी कोई भी चीज जो संस्कृति को बढ़ावा देती हो, जैसे कालबेलिया डांस, कालबेलिया डांस जो है, छाऊ नृत्य, ऐसे ऐसे आप भी और ध्यान रखना, सांस्कृतिक धरोहर में आएगा। एक आती है प्राकृतिक विरासत, कोई भी ऐसी प्राकृतिक विरासत जो दुनिया में जिसको बचाना बहुत जरूरी है, वो आएगा प्राकृतिक में। जैसे कंचनजंगा, और असम का कौन सा पार्क है जिसको इसमें काजीरंगा भी इसमें आएगा। तो सांस्कृतिक, प्राकृतिक और एक आएगा मिश्रित, ध्यान रखना। यूनेस्को अपनी विश्व धरोहर सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जिन चीजों को शामिल करता है उससे हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो तीन भाग कौन कौन से होंगे? जैसे सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज, जैसे आप देखिए ताजमहल किसमें आएगा? सांस्कृतिक विरासत में। आगरा का लाल किला सांस्कृतिक विरासत के अंदर आएगा, सांस्कृतिक विरासत में। प्राकृतिक में जैसे काजीरंगा, कंचनजंगा, ये जो है ये इसमें आएंगे। और एक आएगा आपका मिश्रित का मतलब क्या होगा? कोई भी ऐसी साइट जो प्राकृतिक भी हो और सांस्कृतिक भी हो। आपसे पूछे कि भारत की ऐसी कौन सी साइट है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों के आधार पर शामिल की गई है, तो भारत में अभी तक एक ही ऐसी है और वो है कंचनजंगा जो सिक्किम के अंदर सबसे ऊंची चोटी है उसको शामिल किया गया है। कंचनजंगा जो है वो प्राकृतिक विरासत तो है ही है, साथ ही साथ जैव विविधता के लिए भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है जिसको उसमें शामिल किया गया है। आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अभी तक भारत की कितनी धरोहरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो उत्तर होगा 38। अभी तक कितनी शामिल की गई है? तो उत्तर होगा 38 को शामिल किया गया है। इस 38 में 30 जो है वो सांस्कृतिक मूल्यों को इंगित करने वाली है। 30 क्या है? सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित है। और 7 जो है वो प्राकृतिक से है। और एक मिक्स है, वो एक मिक्स मतलब सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों को। तो भारत की अगर बात करें तो भारत की ओर से सांस्कृतिक 30, प्राकृतिक 7 और मिश्रित जो है वो 1 है। और जो मिश्रित को मतलब सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों को इंगित करती है वो आपकी है कंचनजंगा। उत्तर क्या होगा? कंचनजंगा। तो ये बिंदु भी आप इसमें ध्यान में रखोगे। तो दोस्तों ये आपका आज का यूनेस्को का प्रोग्राम था। इसके थोड़ा सा पॉइंट और बचे हुए हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले हम इसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद में हम इसका एंड करेंगे कुछ पॉइंट के साथ में। देखो सबसे पहले यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत संस्था है जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इस संगठन की स्थापना की प्रक्रिया 16 नवंबर 1945 के लंदन सम्मेलन के आधार पर शुरू हुई और 4 नवंबर 1946 को पूरी तरह से ये स्थापित हुआ। इसलिए इसका फाउंडेशन का स्थापना दिवस जो है वो 4 नवंबर, स्थापना वर्ष जो है 4 नवंबर 1946 को मनाया जाता है। इसके बाद हम देखें कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर है। और मैंने आपसे पूछा था कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में यूनेस्को के मुख्यालय में वहां वो गए, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, वो कौन सी यूनेस्को की वर्षगांठ थी ये आपको बताना है। साथ ही साथ देखना कि आपसे पूछे कि किस प्रकार की संस्था है, तो बताना ये संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत संस्था है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। और इसके लिए ये दुनिया के कई क्षेत्रों को इस दृष्टिकोण से देखती है कि जिनकी अपनी एक प्रकार की निश्चित बनावट विधि रही हो, मानवीय मूल्यों को समेटती हो, अलग सांस्कृतिक मूल्य रहे हो, उनको ये शामिल करती है। इस आधार पर अभी तक लगभग 1100 से अधिक
1100 से अधिक चीजों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है, जिसमें से 38 जो है वो भारत की है। ये विश्व धरोहर सूची में शामिल की जाने वाली चीजों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, दूसरा प्राकृतिक नेचुरल और तीसरा मिक्स। इस आधार पर भारत की 38 है, जिसमें से 30 सांस्कृतिक में, 7 प्राकृतिक में और 1 मिश्रित के अंदर। और ध्यान रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि भारत की किसी जगह को सांस्कृतिक या प्राकृतिक या मिक्स आधार पर शामिल किया गया हो तो यूपीएससी में आप मान लीजिए वो 1% आना तय है। और यूनेस्को एक इंपॉर्टेंट चीज है और पूरी दुनिया में भारत आज ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत जहां सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दे रहा है, वहीं यूनेस्को तो सांस्कृतिक मूल्यों पर ही आधारित है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का मंत्र क्या है, तो युद्ध मनुष्यों के मस्तिष्क से शुरू होते हैं, अतः उसे रोकने के प्रयास भी मनुष्य के मस्तिष्क से ही किए जाने चाहिए। ये इसके अंदर एक पॉइंट के लिए आएगा। उसके बाद आपसे पूछे कि इसके सदस्य कितने हैं, तो टोटल मेंबर 195 प्लस 2 प्लस 11 सहयोगी देश हैं। 195 जो है इसके मेंबर है, उसमें से 2 मेंबर ने हाल ही में इसको छोड़ने की घोषणा की है। वो 2 देश कौन से हैं, तो 2 देश हैं अमेरिका और इजराइल। और किस कारण से छोड़ा गया कि जब यूनेस्को ने एक मेंबर के रूप में किसको मान्यता दी, फिलिस्तीन को, इस कारण से। नेक्स्ट आपसे पूछे कि यूनेस्को के प्राथमिक क्षेत्र कौन से हैं, तो यूनेस्को के प्राथमिक क्षेत्र जो है लैंगिक समानता और अफ्रीका महाद्वीप है। जबकि इसके प्राथमिक समूह कौन से हैं, तो स्थानीय लोग, युवा, छोटे द्वीपीय क्षेत्र, विकासशील देश और अल्प विकसित देश हैं। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में ये लगभग पूरा हुआ है। अब हम कुछ चीजों को और देखने का प्रयास करें। उन चीजों को देखें तो कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। वो पॉइंट्स क्या क्या होंगे, जैसे सबसे पहला पॉइंट, दुनिया में लगभग जो अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, जैसे महिला दिवस, शिक्षक दिवस, ये संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था उन दिवस को मनाने का निर्णय लेती है, तो उत्तर होगा आपका यूनेस्को। और वर्तमान में यूनेस्को के माध्यम से ही 40 के आसपास अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाए जा रहे हैं। वो आप ध्यान रखना, वो कौन कौन से हैं उसमें, जैसे महिला दिवस, बाल दिवस, ये चीजें आपको ध्यान रखनी। तो एक बिंदु पहला आपका ये हुआ। इसके बाद में आपसे पूछे कि वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन हैं, तो वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं ऑड्रे। इसकी जो महानिदेशक हैं ऑड्रे ऑजोले जो है वो इसकी महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल है इसके यूनेस्को के। एक आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि कौन से भारतीय इसके निदेशक मंडल में कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। भारत के कौन से व्यक्ति जो है वो यूनेस्को के कार्यकारी मंडल में निदेशक पद पर रह चुके हैं, तो उत्तर होगा पीएन कृपाल। उत्तर क्या होगा, पीएन कृपाल जो है वो इसमें रह चुके हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो पीएन कृपाल, ये आपका इसमें उत्तर होगा, पीएन कृपाल। नेक्स्ट, उसके बाद हम आगे बढ़े तो फिलिस्तीन को मान्यता कब दी गई है यूनेस्को के द्वारा, जिसके कारण अमेरिका और इजराइल ने छोड़ा, उत्तर होगा 2011। बहुत अच्छा पॉइंट है, ये वाला पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये पूछे कि जुलाई 2019 में यूनेस्को का सम्मेलन कहां पर हुआ, जुलाई 2019 के अंदर। और ध्यान रखना, जुलाई 2019 में यूनेस्को का सम्मेलन अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ। अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ जुलाई 2019 के अंदर। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि जुलाई 2019 के अंदर जो यूनेस्को का इंटरनेशनल समिट हुई, वहां पर उसकी इंटरनेशनल कमेटी ने यह तय किया कि
यूनेस्को के अंदर एक सिटी को सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया है। वो सिटी कौन सा है आप बताइए, कमेंट कीजिए। तो ध्यान रखना, जुलाई 2019 में भारत का एक सिटी सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है, उसका नाम है पिंक सिटी या गुलाबी नगरी। और भारत में पिंक सिटी या गुलाबी नगरी कहा जाता है जयपुर सिटी को, और जयपुर को इसमें शामिल किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद में रखना है कि भारत के किस शहर को शामिल किया गया है, तो उत्तर होगा आपका जयपुर सिटी। जयपुर की जो चार दीवारी का अंदर का शहर है, उस शहर को उसके सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, उसकी बनावट विधि को ध्यान में रखते हुए, उसका जो अंदर की धरोहर है उनको ध्यान में रखते हुए इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किसको? जयपुर सिटी को, जुलाई 2019 के अंदर। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जयपुर जो है वो पर्यटन के दृष्टिकोण से भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। तो ये भी एक आप बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताया। हो सकता है आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि जयपुर से पहले भारत के किस वर्तमान शहर को, वैसे तो हम्पी भी सांस्कृतिक विरासत में जो प्राचीन काल में राजधानी था, हम्पी चालुक्यों की राजधानी था, लेकिन दूसरा सिटी कौन सा है जो अभी जीवित है और उसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो उत्तर होगा अहमदाबाद। तो अभी भारत के दो सिटी जो है विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है, उसमें से एक लेटेस्ट शामिल हुआ है जिसका नाम है जयपुर, और इससे पहले कौन सा था, तो उत्तर होगा अहमदाबाद। ये बिंदु भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट्स जो मैंने दोस्तों बताए ये आपको याद रखना है। आज आपका पाठ इतना ही होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये पूरी तरह से याद रहे जितना आपको दिखाई दे रहा है। बाकी मैंने पूरा बोलने का प्रयास किया है। तो आज दोस्तों इतना ही होगा। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।